आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। ज्वाइनिंग लेटर बांटने के लिए ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। आज कई महिलाओं को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही देश की आधी से ज्यादा आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए बड़ी ताकत मिली है। ये बिल पिछले 30 साल से पेंडिंग था। नई संसद के पहले सत्र में ही इसे दोनों सदनों से पारित किया गया। एक तरीके से नई संसद में देश का नया भविष्य शुरू हुआ है। आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। वहीं जम्मू में आयोजित रोजगार मेले में 105 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यहां केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने ये नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया है, उसे पूरा भी किया जा रहा है। पीएम युवाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं ताकि वो समाज और देश के लिए अपना योगदान दे सकें। ज्यादा पोस्ट ऑफिस से संबंधित, पोस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित लोगों को नौकरी दी गई है। बहुत अच्छा कैरियर उनका बनेगा और आजादी के अमृत काल में उनको नौकरी दी गई है। और जब देश तरक्की कर रहा है, खुशहाल हो रहा है, देश का दुनिया का शक्तिशाली देश बनने के लिए, विकसित देश बनने के लिए उत्तर बढ़ रहा है, ये बच्चे जिनको आज नौकरी मिली है, ये 2047 में जब देश 100 साल आजादी के मनाएगा, उसके गवाह होंगे और देखेंगे देश दुनिया का विकसित देश, समृद्ध देश, ताकतवर देश, विश्व गुरु बनकर उभरेगा। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश में एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट बहुत सारे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम और बहुत सारी स्कीम है, जिसमें स्वनिधि स्कीम, जो विश्वकर्मा, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम, इसके दिन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो लोन देकर अपना काम शुरू करने के लिए स्कीमें बनाई गई हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, लोगों को नौकरी मिल सके। वहीं हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेयटी थिएटर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यहां 110 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि शिमला में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है, उनमें से 80% युवाओं के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है,
जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। वहीं आपदा के बाद चल रहे राहत कार्य को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल की हर संभव मदद की और मदद का ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन अब प्रदेश जानना चाहता है कि हिमाचल सरकार ने राहत कार्य में अपना पैसा कितना लगाया है। लग जाता था टीमों को आने के लिए भी, हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई, फिर मदद करने वाली टीमें भी NDRF की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई, हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की। और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी NDRF की, 13 एक बार लगी थी और 5000 घर पहले, 6000 घर उसके बाद दे दिए। मनरेगा का पैसा जितना दिया है वो भारत सरकार ने दिया जी। सबको डंगे लगाने से लेकर रास्ते बनाने तक सारा पैसा भारत सरकार का है। क्या ये मदद नहीं है? 2700 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए दिए, क्या ये मदद नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो अनुपात हिमाचल की सरकार को अपना भी लगाना चाहिए था, हिमाचल सरकार ने कितना लगाया? क्या आप में से किसी ने छापा है? क्या हिमाचल सरकार ने बताया? हिमाचल सरकार ने जब से आपदा आई उसके बाद अपना पैसा कितना लगाया? वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर नरेश चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर बताएं केंद्र ने क्या किया, संसद में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया, क्या पीएम से मिले? जिस भी राज्य में आपदा होती है उस समय NDRF वहां जाती है, सेना जाती है, इसमें नया क्या है? ये हमला मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बोला है। आपदा होगी किसी भी तरह की तो NDRF की टीम को तो जाना ही है। वो उसमें नई बात क्या है या सरकार खुद क्या कर रही है, वो अनुराग जी को भी समझना चाहिए कि आपका जो मैनुअल था भारत सरकार का, 5000 रुपया आप जिसमें देते थे, 10,000 रुपया जिसमें देते थे, अगर हमने उसको 1 लाख रुपया किया तो क्या वो उनको नहीं दिख रहा कि मैनुअल चेंज हुआ और 10 गुना बढ़ रहा है? ये चेंजेस हमारी सरकार ने की। कि आप बताएं क्या आपने पार्लियामेंट के अंदर इसका जिक्र किया, इस आपदा को लेके आपने बात उठाई कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त संकट में है और हमको जो है वहाँ विशेष पैकेज या इसको जो है आपदा घोषित करना? क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इसके बारे में जिक्र किया? क्या वो देश के प्रधानमंत्री जी से डेपुटेशन लेके मिले कि हमारे प्रदेश में जहां से हम चुन के आते हैं, जहां हमारे को लोगों ने चुना है, आज वहां सबसे बड़ी आपदा है, सबसे बड़ी मुसीबत है कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ हमारी मदद करें? क्या वो इस बारे में बता सकते हैं? और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपदा पर राजनीति ना करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जनता अभी भी त्राहिमाम कर रही है। हिमाचल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जमीन देगी तो अपना तंबू कहीं गाड़ेंगे। लेकिन ये सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जो नजर आ रहा है वो सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ राजनीति और यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का राजनीति हो रही है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, दोनों ही तरफ अब हम कह सकते हैं कि आपदा में राजनीति अब पूरी तरह से घुस चुकी है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने पर तुली है और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पर। दोनों तरफ से बयानबाजी हमने देखी, चाहे प्रदेश सरकार के कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री जब भी आपदा के ऊपर राहत कार्यों का बात कर रहे हैं तो घुमा फिरा के बात केंद्र के ऊपर पहुंच रही है। और केंद्र की तरफ से जब भी कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं या भाजपा के कोई नेता हिमाचल प्रदेश में किसी बात का जिक्र कर रहे हैं तो घुमा फिरा के बात प्रदेश सरकार पर आ रही है कि प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से से
हिमाचल प्रदेश के संसाधनों से कितने लोगों को फिर से बसाया जिनके घर उजड़ गए हैं, या फिर जो राहत राशि प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित की गई है किसी की मौत होने पर या किसी का घर चले जाने पर, घर जमींदोज होने जाने पर, वो कितने लोगों को पहुंची है, ये भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ग्राउंड रियलिटी दोनों तरफ अलग है, लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में आम आदमी पिस रहा है। लोगों को, कितने लोगों को आर्थिक सहायता मिली है, ये सवाल अभी तक खड़ा हुआ है। विपक्ष के दावे कुछ और हैं, सत्ता पक्ष के दावे कुछ और हैं। कितने लोगों को जमीन मिल चुकी है, ये वास्तविकता जानने की जरूरत है। दावे दोनों तरफ से अपने अपने किए जा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल पहुंचे थे, उनकी तरफ से जो केंद्र की सहायता राशि है उसका जिक्र किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि हमें जिस भी चीज की जरूरत प्रदेश सरकार की तरफ से हुई, जिस भी चीज के लिए मांगा गया, केंद्र सरकार ने पहुंचाई, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स की बात हो, या फिर क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जो लोगों के घर जमींदोज हुए हैं, तो 2200 के करीब का आंकड़ा प्रदेश सरकार का है जिन लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं और जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से 5000 घर एक बार स्वीकृत किए गए, 6000 घर दूसरी बार स्वीकृत किए गए, और इसके अलावा एनएच और जो तमाम केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा किया जाए, चाहे वो सड़कों की बात हो या फिर अन्य चीजें हो। इसके ऊपर अब सरकार की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेश चौहान जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र ये बताए कि इन अन्य योजनाओं के अलावा कौन सी सहायता राशि सीधे तौर पर आपदा प्रभावित राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश को दी गई। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम वायदे हैं जो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जैस्मीन कि अब आपदा हो चुकी है, आपदा बीत चुकी है हिमाचल प्रदेश में। लोगों को जिनके घर उजड़े हैं, अगर प्रदेश की तरफ से सहायता मिलती है, केंद्र की तरफ से सहायता मिलती है, तो जरूर उनकी जिंदगी आगे चलाने के लिए सहायक होंगे। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तब भी उन लोगों को अब अपना ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब सर्दियों का मौसम आ रहा है। ऐसे में 2200 के करीब तो वो लोग हैं जिनके घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, जो सरकार द्वारा आवास दिए गए हैं, कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूल टेम्परेरी रेजिडेंस उनमें रह रहे हैं, उनको अपना घर अब तलाशना होगा, कोई परमानेंट ठिकाना ढूंढना होगा। और दूसरा, वो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनके घरों में दरारें पड़ी हैं, जिनके घर जमींदोज तो नहीं हुए हैं लेकिन रहने लायक भी नहीं है। लोग डर रहे हैं कि कभी भी मकान गिर सकता है, तो ऐसे में ये लोग भी अपने मकानों में नहीं जा रहे हैं जैस्मीन। तो अब दिक्कत उन लोगों के समक्ष भी है। बिल्कुल राजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स आप पेश कर रहे हैं, जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, क्या उन आंकड़ों को पेश करने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि प्रदेश में इतने लोग बेघर हुए हैं, इतने लोगों को जमीन दी जानी है? क्या ये विपक्ष ने आंकड़े पेश किए या फिर सत्ता पक्ष ने कोई इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जिसमें ये बताया गया कि चलिए बहुत ज्यादा राशि तो केंद्र की तरफ से नहीं आई, लेकिन जितनी आई उसमें हमने इतनी मदद के लिए लगाई, या इतने लोगों को घर दिए, या इतने लोगों का इलाज कराया? क्या इसको लेकर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है? राजनीति के लिए तो बहुत सारी हो रही है, चाहे वो जयराम ठाकुर कर रहे हो, चाहे फिर वो नरेश चौहान कर रहे हो। जैस्मीन, बिल्कुल सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी समय समय पे अवगत जरूर कराया गया। अभी विधानसभा का सत्र था, वहां भी मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई कि कितने कि 2200 के करीब जो परिवार हैं वो शेल्टर्स में रह रहे हैं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। 1200 से अधिक मकान लोगों के डैमेज हो गए हैं। ये मुख्यमंत्री की रिपोर्ट है जो उन्होंने विधानसभा में पेश की है। इसके अलावा 441 से अधिक लोगों की मौत, अब ये आंकड़ा 450 से ऊपर पहुंच गया है। अब इस पूरी आपदा में हुई है। अब 38 के करीब लोग लापता हैं। वो अब कब तक लापता का स्टेटस प्रदेश सरकार रखती है या फिर क्या आगे इसमें अपडेट किया जाता है, ये भी अभी विषय बना हुआ है। सड़कों का जरूर नुकसान हुआ है, घरों का जरूर नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है। लेकिन जैस्मीन, बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, ये लंबी प्रोसेस है। ये प्रोसेस चलती रहेगी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्योंकि नेशनल हाईवेज बनाने में जितना समय लगा था उतना ही समय उनको दोबारा से रिस्टोर करने में और बनाने में जरूर लगेगा, क्योंकि पूरी
पूरी तरह से मंडी से अगर मनाली तक के नेशनल हाईवे की बात करें तो जगह जगह टूटा हुआ है, जगह जगह प्रभावित है, और अगर दोबारा से फुल फ्लो में अगर चलाना हो तो समय जरूर उनमें लगेगा। अब ये स्पष्ट सी बात है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टूटी हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उसके लिए भी ये जग जाहिर है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से आपदा ने तबाही मचाई है इसका मंजर सबने देखा, लेकिन विडंबना ये है कि इस आपदा की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बजाय, जनता को मदद देने के बजाय राजनीति जमकर हो रही है। हालांकि प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और जम्मू पहुंचे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। सोम प्रकाश ने कहा कि उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सोम प्रकाश ने यह भी कहा कि जो लोग देश के खिलाफ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल देश का नया पार्लियामेंट हाउस बना है और उसमें पहला बिल ये पास किया गया है। ऐतिहासिक बिल है। सभी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया है। राज्यसभा में सभी के सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, इसी तरह लोकसभा में सपोर्ट किया है। इसको क्रिटिसाइज करने की तो बात ही नहीं है। ये पहली बार कितने सालों से ये बिल फंसा था। अब प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, उन्होंने ये करके दिखाया है। वुमेन के लिए ये बिल लाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। क्रिटिसाइज करने वाली इसको बात ही नहीं बनती है। और सुक्खू सरकार की नीतियों के खिलाफ शिमला में धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सभी पर प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग कर शांति भंग करने का आरोप है। इसको लेकर धारा 143, 147, 149 के तहत बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको ये बता दें कि कल शिमला के चौड़ा मैदान में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी। हालांकि अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज के सिर पर लाठी लगने की बात भी कही है। उधर विधायक इंद्र सिंह गांधी ने भी पुलिस पर लाठी मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, अगर वो सही हैं तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। डीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी, इस पार्टी को 1 साल पूरा हो गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी साहब। जम्मू कश्मीर की जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। सवाल ये है कि ये आरोप कितना सही है और अभी ये जो 1 साल गुजरा है इसमें पार्टी कहां पर है? देखिए, काफी उतार चढ़ाव दिखा और बहुत से आरोप भी लगे, लेकिन वो पार्टियां आरोप लगा रही हैं जो पार्टियां खुद बीजेपी के साथ रही हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे बाकी पार्टियां हो, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी हो। और कांग्रेस के कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन हमने नहीं बोला। और उसके बावजूद हमारा जवाब यही रहा कि लोग हमारे साथ हैं। आपने देखा इस पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज डीपीएपी ने की, और चाहे जमीनों का मुद्दा हो, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे लैंड इविक्शन ऑर्डर सरकार का आया उसका विरोध हमने किया। आजाद साहब ने होम मिनिस्टर से बात की, हमने बारिश नहीं देखी, बर्फ नहीं देखी, हमने पूरा विरोध किया और बिल्डोजर भी रुक गए। तो हम सरकार का मुकाबला, भाजपा सरकार का मुकाबला जो है जमीनों पे कर रहे हैं। उस वक्त एनसीपी सामने नहीं आई, पीडीपी सामने नहीं आई। और हैरानगी की बात यह है वो पार्टियां ये बात कह रही हैं जो कश्मीर में एक बात और दिल्ली में दूसरी बात करती हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि ये पार्टी आखिर क्यों कह रही है, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है क्योंकि इनकी चुनावी साख्त जो है खत्म हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती जो है वो पॉलिटिकली खत्म हो चुकी है, उनके साथ कोई भी नेता कोई बड़े कद का नहीं रहा। और बाकी पार्टियां जो है उनको आजमाया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। उन्होंने सिर्फ कत्लेआम किया है और खून खराबा किया है। गुलाम नबी आजाद साहब को लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की। उन्होंने कश्मीर में एक बात या दिल्ली में दूसरी बात नहीं की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, रोजगार दिया। बाकी पार्टी के लोग इसलिए डरे हुए हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब आए तो यहां
हमारा सबका सफाया होगा। क्योंकि आजाद साहब के जो ख्वाब है आजाद साहब का, वो ये है कि मैंने रोजगार देना है, मैंने काम करना है, यही उनका एक प्लान है। जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट हैं, वो बौखला गए हैं, पाकिस्तान बौखला गया है, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल जो है हालात ठीक हुए हैं। देखिए, अगर हालात ठीक होते तो चुनाव होते। तो डर भाजपा को इसीलिए है कि हालात एक ठीक नहीं है, और भाजपा के अपने हालात भी ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर में। अगर वो मजबूत होते, क्योंकि आज आपने देखा जम्मू में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू में, कश्मीर में भी लोग खुश नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनको एक चांस देना चाहिए कि भाई आप चुनिए कौन है। हार जीत चलती रहती है, अगर भाजपा आएगी तो वो भी ठीक है, या नहीं भी ठीक है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे, हम आए या वो आए या कोई और पार्टी आए। लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, कोई भी पार्टी आए, लेकिन चुनाव होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और अहम खबर की, जहां अमृतसर में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बैठक में शरीक होने वाले हैं। तो आज अमृतसर में महत्वपूर्ण बैठक नॉर्थ जोन काउंसिल की होने वाली है। अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर पहुंच चुके हैं और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बीबीएमबी का मुद्दा, श्री नैना देवी में रोपवे का मुद्दा, इसके अलावा पंजाब और हिमाचल की सीमाओं पर सेफ्टी का मुद्दा, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में खासतौर पर सिक्योरिटी का मुद्दा अहम रहने वाला है। सीमा पार से जिस तरीके से नार्को टेररिज्म पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर अहम चर्चा इस बैठक में होगी। आपको बता दें कि 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया था और केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है और बारी बारी से हर प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रशासक इसका उपाध्यक्ष होता है। और इस बार पंजाब इसकी मेजबानी कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर पहुंच चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। तरुण चुग भी यहां पर नजर आ रहे हैं, कई बड़े चेहरे और कई प्रशासक यहां पर मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बैठक नॉर्थ जोन काउंसिल की आज आयोजित की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात एक और महत्वपूर्ण खबर की, जहां बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह ऐलान किया है। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर इसका ऐलान करते हुए लिखा कि मुझे यह ऐलान करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया है। उनकी प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी समेत कई अन्य फिल्में हैं। अपने 5 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने अपने किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।